प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हिंदी साहित्य में आदिकाल से जुड़े हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जी। और साथ ही साथ आप अपनी कॉपी में एक जगह नोट करते जाएंगे। जैसे जैसे मैं प्रश्न पढ़ूंगी आप भी उसका उत्तर लगाइएगा, लिखिएगा। फिर सभी उत्तरों को आप चेक कीजिएगा, आपके कितने उत्तर सही होते हैं। जितने बाई चांस आपके एक दो उत्तर अगर सही नहीं होते हैं तो आप सही उत्तर को देखिए, उसको याद कीजिए और याद रखिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी एग्ज़ाम में तैयारी मजबूत होगी। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था गारसा दत्तासी ने किया था। और जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने ये नहीं किया था, इन्होंने किया था। इनकी पद्धति जो थी कालानुक्रम पद्धति थी। ठीक है, तो ये इनका नहीं था। दूसरे हम बात करें जो है, शुक्ल जी ने भी विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था, तो ये भी नहीं होगा। नलिन विलोचन शर्मा का भी नहीं होगा। तो ये जो इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग जो किया था वो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, इन दोनों ने किया था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया? इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका का। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे प्रथम प्रयास किसने किया था? तो इसका आंसर होगा गारसा दत्तासी ने किया था। आगे चलते हैं, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो माना जाता है वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये आपका गा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो कि हिंदी भाषा में लिखा था, तो वो किसने लिखा था? वो लिखा था शिव सिंह सेंगर ने। तो यहाँ पे हमारा गा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो वो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। अगला है, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किसने अनुवाद किया था? गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद जो किया था वो किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसरे ने। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर ख। अगला देखेंगे, जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की रचना की थी। कब की थी? 1928 में। और इस पुस्तक की भूमिका लिखी थी। और जो इस पुस्तक की जो भूमिका लिखी थी वो भूमिका काफी बड़ी हो गई थी, तो वो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुई। बाद में इसी को जो है स्वतंत्र पुस्तक के नाम से प्रकाशित करा और हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ये प्रकाशित हुई। किससे हुई? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ये प्रकाशित हुई। तो ये आ जाएगा इसका उत्तर, हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, इसको ढंग से समझेंगे। मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ, आचार्य शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की रचना की थी
इस पुस्तक की भूमिका जो है बहुत बड़ी हो गई, भूमिका लिखी तो उसे हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित करवाया। और बाद में यही पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये कह रहे हैं ना खुद ही, हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक पहले किस रूप में प्रकाशित हुई थी? तो पहले हिंदी साहित्य का विकास के रूप में वो प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल जी द्वारा हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो आचार्य शुक्ल जी द्वारा हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला है, किसने अपने इतिहास में, यानी कि जो इतिहास ग्रंथ लिखा था, किसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू कवियों को जो है मिला दिया? किसने मिला दिया था? गारसा दत्तासी ने। अगला क्वेश्चन है, किसने साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा? ये जो मतलब 4 ऑप्शन दिए, इनमें से किसने साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा? तो वो है किशोरीदास जी। आगे चलते हैं। शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके साहित्य के इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो वो लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है? तो वो कहा है मिश्र बंधु विनोद को। मिश्र बंधु ने रचना की थी और रचना का नाम था मिश्र बंधु विनोद। आगे चलते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखी है हिंदी कोविद रत्नमाला। आगे चलते हैं, 16वां है हमारा, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये रचना किसने लिखी? तो ये रचना लिखी पादरी F.E.K. ने। आगे देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा इंद्रनाथ मदान ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा बृजलाल दास ने। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो वो लिखा नलिन विलोचन शर्मा ने। मैं इनकी व्याख्या नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिया था और इनमें व्याख्या जैसा कुछ है नहीं। तो अब हमारा जब हिंदी साहित्य का आदिकाल पूरा हो गया तो इस पे क्वेश्चन तो मुझे लाने ही थे, और ये मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के एकदम लाई हूँ। अगला है, कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इनमें से नहीं है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 पुस्तकें हैं। पहली है उनकी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, दूसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीसरी है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो जाहिर सी बात है उनकी हिंदी साहित्य का विमर्श जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है। तो ये ऑप्शन आएगा हमारा सही। आगे देखते हैं, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ये रचना किसने लिखी? तो राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा रचना जो लिखी वो लिखी मोतीलाल मेनारिया ने। कहीं भी आपको राजस्थान की रचना का नाम दिख जाए तो मोतीलाल मेनारिया ही आएगा। राजस्थान की रचना में वही अग्रणी थे और किसी का नाम देखने को मिलता ही नहीं है। अगला है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ के लेखक हैं, कौन है? तो वो है राम स्वरूप चतुर्वेदी। आगे देखते हैं, वियोगी हरि ने ब्रज माधुरी सार में ब्रज भाषा के कितने कवियों का जीवन वृत्त और उनके काव्य संकलनों को प्रस्तुत किया है? तो वो है 26।
26। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला है नाभा दास के भक्तमाल जो उनकी रचना थी उसमें कितने भक्तों और कवियों का वर्णन है? तो 200 भक्तों और कवियों का उसमें वर्णन है। किसमें? नाभा दास की भक्तमाल रचना में। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? तो हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास जो कि नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, तो वो 16 खंडों में प्रकाशित है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, ये किसने कहा? ये कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है, हिंदी साहित्य का विमर्श नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का विमर्श नामक ग्रंथ के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। आगे देखते हैं, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देखते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को वीरगाथा काल जो नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और वो किस आधार पे दिया था? वो जो 12 रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को माना था कि ये वीरता वाली रचनाएं हैं, रासो साहित्य की रचनाएं हैं, तो इसीलिए इसको वीरगाथा काल नाम वो देते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो है कहा राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। आप अपने उत्तर जरूर मिलाएं कि आपने कितने में से कितने सही किए। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आगे के क्वेश्चन जल्दी लेकर आऊंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।